Hello friends, our today's topic for discussion is Tess as a Pure Woman. The topic is taken from the novel Tess of the d'Urbervilles written by Thomas Hardy. Thomas Hardy ने ये नावल लिखा है, नावल को पब्लिश किया गया है 1891 में. The novel is published in 1891. Hardy subtitles the novel Tess of the d'Urbervilles as Tess as a Pure Woman. मीन्स लास्ट मोमेंट में उसने नावल को सब टाइटल एक दिया है, वो है टेस एज अ प्योर वुमेन. सो वी आर गोइंग टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन द टॉपिक टेस एज अ प्योर वुमेन. द टाइटल क्रिएट्स confusion for the readers and some critics for whom Tess is a ruined woman. बहुत से रीडर्स और क्रिटिक्स के लिए ये चीज़ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि एक लड़की जो कि बिल्कुल रोंड है वो कैसे एक प्योर वुमेन हो सकती है. तो कैसे ये टेस इज अ रोंड वुमेन. द स्टोरी इज अबाउट अ पुअर कंट्री गर्ल 16-year-old victimized by the forces of Victorian patriarchal society. According to Hardy, Tess was a pure woman. According to Hardy, Tess was a pure woman. He says that she was suffering just because of to meet the living of her family. अपनी फैमिली के खाने पीने और रहन सहन का बंदोबस्त करने के लिए वो मजबूर थी इन ये चीज़ों सफ़र करने के लिए. शी वॉज द विक्टिम ऑफ फेट. उसका बाप जो कि जॉन डर्बीफील्ड, टेस का फादर, वो अपना काम धंधा छोड़ देता है. शी लीव्स हिज वर्क एंड स्टार्ट्स ड्रिंकिंग as he comes to know that he is the lineal representative of d'Urbervilles family. उसे पता चलता है कि वो एक रेस्पेक्टिव d'Urbervilles फैमिली का लीनियल रिप्रेजेंटेटिव है. तो वो इस अकड़ में उसका माइंड बन जाता है कि वो एक रेस्पेक्टेबल फैमिली में से है, तो उनका लीनियल रिप्रेजेंटेटिव है. तो वो अपना काम धंधा छोड़ देता है, वो उल्टा शराब पीना शुरू कर देता है. तो टेस मजबूर हो जाती है अपनी फैमिली के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने, और बड़ी बहन भाइयों में से बड़ी होने के नाते वो सोचते हैं कि वो कमाए. बीइंग एल्डर फ्रॉम ऑल ऑफ हर सिबलिंग डिसाइड्स टू अर्न. लेकिन बदकिस्मती से उनका एक जो आखिरी होप होती है, उनका एक घोड़ा हॉर्स प्रिंस जिसके एक कमाने की जो लास्ट होप होती है वो लूज़ कर देती है. उसके पेरेंट्स फोर्सफुली सेंट हर टू d'Urberville फैमिली. उसके पेरेंट्स उसे d'Urberville फैमिली की तरफ भेजते हैं कि शायद कि वो उसकी कोई हेल्प करें. लेकिन एज बीइंग द विक्टिम ऑफ फेट, चूँकि वो शी इज़ द विक्टिम ऑफ फेट, उसके साथ ये चीज़ बुरी हो जाती है कि शी मेट्स एलिक d'Urberville. वो एलिक d'Urberville से मिलती है. हु सीड्यूस्ड हर, जो उसकी इज्जत के साथ खेलता है और सीड्यूस करता है उसको. लेकिन एज बीइंग सो यंग, जस्ट 9-year-old, वो इन सब चीज़ों से मतलब इन चीज़ों की समझ ही नहीं होती. Later she is jilted by Angel, her husband. इस सच्चाई को सुनते हुए, इस सच्चाई के खुलने पर उसका अपना हस्बैंड एंजल भी उसको बाद में छोड़ देता है. Once again she started living with Alec. एक बार फिर से वो एलेक के साथ रहना शुरू कर देती है, उसकी मिस्ट्रेस बनकर, उसकी रखेल के तौर पर मतलब रहना शुरू कर देती है. अपनी फैमिली के लिए गुजर बसर खाने पीना प्रोवाइड करेंगे, जस्ट टू प्रोवाइड द लिविंग टू हर फैमिली. Being the victim of fate, she was ruined in life. Being the victim of fate, she was ruined in life. But she shouldn't be considered impure. वो कहता है कि she was the victim of fate, ये सब फेट और सोसाइटी की वजह से उसके साथ हुआ, लेकिन उसको impure consider नहीं करना चाहिए, according to Thomas Hardy. Many critics of this era said that she was impure by two ways. मतलब बहुत से critics ने कहा है कि वो दो तरह से impure थी. The first one is her seduction and second one is her decision of being Alec's mistress when she was the wife of Angel. मतलब वो कहते हैं कि एक तो seduction हुई उसके साथ, उसकी इज्जत खो चुकी थी, तो उसका रेप हो चुका था, वो प्योर नहीं थी, इम्प्योर थी. दूसरी बात जो है वो जानबूझ के खुद डिसीजन लेती है एलेक की रखेल मिस्ट्रेस बनने का, जबकि वो वाइफ थी एंजल की वाइफ थी. जस्ट टू मीट द लिविंग ऑफ हर फैमिली डजंट मीन टू बी सो चीप. वो क्रिटिक्स कहते हैं कि फैमिली की लिविंग प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान इतनी घटिया हद तक गिरे. वाई टू सरेंडर
in front of such needs. Why she remained calm at the time of seduction. वो कहते हैं कि वो seduction के टाइम, रेप के टाइम वो खामोश क्यों रही, उसने शोर क्यों मचाया, उसने क्यों उसको अलाउ किया कि वो उसके इतना करीब आ सके, क्यों जस्ट इतनी छोटी सी नीड्स के लिए उसने ऐसे ऐसे फैसले लिए, अपनी इज्जत खो बैठी. So many critics differ in views from Hardy. बहुत से critics का ये मुख्तलिफ है व्यू हार्डी से, जो कि जबकि हार्डी कहता है she is pure but the critic says that she is impure about her purity. So there are different views. Hardy's view is totally different. हार्डी का व्यू बिल्कुल different है. वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है. He considered her pure but just the victim of society. वो कहता है कि वो प्योर है, वो सिर्फ विक्टिम है एक सोसाइटी और फेट की. After losing her chastity, she never deceived anyone. वो अपनी चेस्टिटी खो चुकी थी लेकिन उसने किसी को धोखा नहीं दिया. उसने अपनी सच्चाई बता दी अपनी मदर को. She told her mother about her seduction. She never shed tears to gain sympathy. कि उसने किसी के सामने आंसू मगरमच्छ की तरह आंसू नहीं बहाए कि वो किसी की सिंपैथी ले सके कि उसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है. उसने अपनी सच्चाई अपनी माँ को बता दी. Not a single woman wants to be seduced just her fate. मतलब ये उसका सिर्फ फेट था जिसकी वजह से उस बेचारी के साथ ऐसा हुआ, इसका मिसफॉर्चून था. बाकी कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा काम हो. It was her first meeting with any man. वो फर्स्ट टाइम किसी आदमी से, किसी मर्द से मिल रही थी. She was innocent and unaware of any relation with men. She tried hard to earn money. उसने बहुत कोशिश की अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उसका बाप बैठ चुका था निकम्मा, घर में कुछ नहीं था, तो उसने बहुत कोशिश की अपनी फैमिली की लिविंग के लिए, लेकिन वो नाकाम रही. She was in true love. वो एंजल से भी सच्चा प्यार करती थी लेकिन उसने उसको धोखा दे दिया, वो उसको छोड़कर चला गया. एलेक ने उसको यकीन दिलाया. एलेक assured her that Angel wouldn't रिटर्न बैक. उसने उसे यकीन दिलाया कि वो वापस नहीं आएगा. तो फिर वो एग्री हो गई, मान गई उसकी मिस्ट्रेस बनने के लिए, क्योंकि उसको अपनी फैमिली के लिए नीड थी मनी की. बट शी नेवर डिड फॉर लस्ट बट फॉर डायर नेसेसिटी. उसने किसी लालच में ऐसा नहीं किया, उसने उसको बहुत हद तक शिद्दत से ज़रूरत थी पैसों की. The murder of Alec by her hands. एंड पे जब हम देखते हैं नॉवल में कि वो एलेक का मर्डर करते, तो ये चीज़ प्रूफ है इस बात का दैट शी नेवर बिट्रेड एंजल. मतलब उसने मोहब्बत के तौर पर एंजल को धोखा नहीं दिया, वो उससे मोहब्बत करती थी. वो वरना वो एलेक को अपने करीब आने को मतलब बुरा ना समझती, और एंजल को ये वो बिल्कुल भी धोखा नहीं है. She never concealed her living एज अ मिस्ट्रेस फ्रॉम एंजल. उसने ये बात एंजल से नहीं छुपाई थी. उसने शादी की पहली रात भी उसको बता दिया था और उससे पहले भी उसने लेटर लिखा था. The Victorian standard of purity is that when a woman loses her chastity, according to Victorian, क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी थी उस टाइम में, तो विक्टोरियन सोसाइटी का स्टैंडर्ड जो प्योरिटी का है वो ये है कि इफ़ अ वुमन loses her chastity, it means that she is not pure anymore. जब कोई वुमन अपनी चेस्टिटी विर्जिनिटी खो देती है, तो मतलब बिफोर मैरिज, तो मतलब वो प्योर नहीं रही. So for them, Tess is impure as she lost her chastity with her own consent. वो कहते हैं कि उसने अपनी मर्जी से अपनी चेस्टिटी को खोया, क्योंकि वो एलेक के सीडक्शन के टाइम बिल्कुल खामोश रही. Hardy says it's the most narrow concept of morality. हार्डी कहता है ये बहुत ही नैरो कंसेप्ट है मोरालिटी का, अखलाकियात का. He says chastity is of two types. वो कहता है चेस्टिटी टू टाइप्स के, चेस्टिटी ऑफ बॉडी एंड चेस्टिटी ऑफ माइंड. चेस्टिटी ऑफ बॉडी ये है कि जो इंसान औरत की वर्जिनिटी से रिलेटेड है, और चेस्टिटी ऑफ माइंड मीन्स द प्योरिटी ऑफ सोल. तो बाय सोल शी वाज प्योर. टेस वाज प्योर. शी हैड द प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल. टेस लव्ड एंजल इन स्पाइट ऑफ हिज सिंस. वो एंजल के सिंस का भी उसे पता था, लेकिन फिर भी वो उससे मोहब्बत करती थी. आफ्टर मैरिज वो दोनों अपने जो कन्फेशंस हैं, अपने जो सीक्रेट्स हैं, एक दूसरे को बताते हैं. टेस भी अपनी सीडक्शन, टेस तो एंजल को माफ़ कर देती है, लेकिन एंजल जब उसकी सीडक्शन का सुनता है तो वो उसे माफ़ नहीं कर पाता, उसे छोड़कर चला जाता है. वो उसे पहले भी बता चुकी है, शादी से पहले भी एक लेटर लिख चुकी होती है, लेकिन चूंकि गलती से वो लेटर स्लिप हो जाता है. शी रोट अ लेटर टू हिम बट द लेटर स्लिप्स अंडर द कारपेट. वो कारपेट के अंदर नीचे चला जाता है, वो पढ़ नहीं पाता. जबकि टेस्ट तो सच्ची होती है, वो तो बता चुकी होती है. शी वॉज
she was having wrong views about Angel. मतलब वो गलत समझ रहे थे, वो समझते कि वो उसे माफ़ कर देगा, वो उसे रिक्वेस्ट करती है, गिड़गिड़ाती है. She says forgive me as you are forgiven. वो कहते मुझे भी माफ़ कर दो जैसे मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया. She requests him to be kind. Oh, have mercy upon me, have mercy. Angel, I was a child when this happened. I knew nothing of men. वो देखिए मैं एक छोटी सी बच्ची थी, मुझे उस टाइम मैन और मैन के साथ रिलेशनशिप का कोई भी आइडिया कुछ पता नहीं था. बट ही वेंट saying I do forgive you but forgiveness is not. और वो कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया लेकिन माफ़ करना सब कुछ है. मतलब वो छोड़कर जा ही चुका होता है, वो उसका फैसला यही होता है कि उसने उसको छोड़ना ही है. The novel was first published in 1981 with a huge debate about Hardy's opinion to describe Tess as a pure woman. In this era, women were the victim of male power. तब पेट्रार्चियल सोसाइटी थी, मेल पावर के अंडर थी वुमेन. वुमेन का जो एक वाहिद काम लिया जाता था, वो मतलब अगर प्री मैरिटल सेक्स अगर किसी वुमेन का है तो वुमेन को तो इम्प्योर कहा जाता था, लेकिन उसके मेल पार्टनर पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता था, वो इम्प्योर नहीं कहा जाता था. टेस वॉज द विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेंस. हर सिडक्शन बाय एलिक एंड हर रिजेक्शन बाय एंजल शो दैट शी वॉज जस्ट द टॉय ऑफ फेट. वो किस्मत के हाथों एक खिलौना थी, उसका कोई कसूर नहीं था. हर्डीज ओपिनियन इज एन आयरनी अगेंस्ट hypocritical conventions of Victorian age. विक्टोरियन एज की तरफ एक hypocritical व्यू है. हार्डी के जो ओपिनियन है टेस एज अ प्योर वुमेन. Women in that era were present just to obey their husbands and giving birth to children. बस उनका यही काम था कि उस टाइम में वुमेन्स का कि वो अपने हस्बैंड्स का ख्याल रखें, उनके नीड्स का ख्याल रखें, घर का ख्याल रखें और बच्चों को जन्म देना. इसके अलावा उनका कोई काम ही नहीं था. In 19th century society there were two types of women, fallen and good women. गुड वुमेन जो होती थी वो प्योर होती थी, क्लीन होती थी, वर्जिन होती थी, मतलब उनकी वर्जिनिटी अंटिल मैरिज कायम रहती थी. उनकी बॉडीज़ को एज अ टेम्पल माना जाता था, उनको टच नहीं किया जाता था अपने प्लेजर के तौर पर. देयर वो रोल वाज टू टेक केयर ऑफ होम एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन. ऐसी औरतों से ही शादी की जाती थी, लेकिन फिर शादी के बाद उनको जस्ट घर में रखा जाता था कि वो घर को संभालें और बच्चों को संभालें. इसके अलावा उनका कोई मकाम नहीं होता था. एनी वुमेन हैविंग द लैक ऑफ द क्वालिटीज, जिस किसी औरत में इनमें से कोई एक क्वालिटी नहीं होती थी, मीन्स शी वाज अ फॉलन वुमेन, शी वाज सीन एज अ फॉलन वुमेन. तो टेस तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उनके व्यूज़ के लिहाज से एक फॉलन वुमेन थी, प्योर नहीं थी. हार्डी सेज दैट शी वाज द विक्टिम ऑफ फेट. हार्डी के मुताबिक वो किस्मत के हाथों मजबूर थी. वट एवर हैज हैपेंड वाज नॉट हर चॉइस, इट वाज जस्ट द मिसफॉर्चून. जो भी कुछ हुआ उसकी मर्जी से, उसकी चॉइस से नहीं हुआ, ये तो एक मिसफॉर्चून था उसका. ऑल द डिस्कशन इज अ प्रूव दैट टेस वाज अ प्योर बाय सोल एंड माइंड. रूह और जहन, जिस्म के मतलब जहन के लिहाज से वो बिल्कुल प्योर थी. इफ़ शी वॉज फॉलन शी नेवर एक्सप्लेन्ड हर सिडक्शन टू हर मदर. अगर वो ऐसी होती, फॉलन वुमेन होती, वो अपनी चॉइस से सब कुछ कर रही होती, तो वो अपनी मदर को बिल्कुल सच्चाई नहीं बता देती एला के साथ उसकी सिडक्शन का. शी नेवर हैड गिवन बर्थ टू एलेक्स बॉय. एला के बच्चे को भी जन्म नहीं देती, जबकि उसे पता था कोई उसको अपनाएगा नहीं, जबकि क्लर्जी मैन ने उसको बैप्टाइज करने से भी मना कर देता था. उसने खुद उसका बैप्टाइज किया, टेस ने उसका नाम रखा, उसे पाला, उसे जन्म दिया. शी लव्ड एंजल. वो एंजल से मोहब्बत करती थी, तो उसने उसको अपना पास्ट भी सारा कुछ बता दिया, छुपाया नहीं. शी वॉज परफेक्टली प्योर, एक्सीडेंटली लॉस्ट हर चेस्टी. वो प्योर थी, परफेक्टली प्योर थी, बट एक्सीडेंटली शी लॉस्ट हर चेस्टी. शी वॉज जस्ट द विक्टिम ऑफ फेट एंड सोसाइटी. वो फेट, किस्मत और सोसाइटी के हाथों एक खिलौना बनी हुई थी. शी नेवर लॉस्ट द प्योरिटी ऑफ हर सोल. लेकिन उसने अपने जिस्म, अपने जहन और रूह की प्योरिटी को नहीं खोया. देयरफॉर शी वाज टाइटल्ड एज अ प्योर वुमन बाय टॉमस हार्डी. सो दैट्स ऑल. आई होप आई डिड वेल. यू गॉट माई वर्ड्स. इट्स वेरी वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो बेस्ट ऑफ लक. I hope I did well. You got it. Allah Hafiz.